जय हिंद एवरीवन। स्वागत है आप सभी का एडवर्ब के लेक्चर नंबर सेकंड में। तो पिछली क्लास में हमने अपना टाइप ऑफ एडवर्ब कर लिया था समाप्त, जिसमें हमने लास्ट पढ़ा था एडवर्ब ऑफ डिग्री। एडवर्ब ऑफ डिग्री में हमने ये जाना था कि जो डिग्री होती है पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव, वो हम एडजेक्टिव के साथ साथ एडवर्ब की भी बनाते हैं। देखिए जरा कैसे। फास्ट आपका एडजेक्टिव है, इसका हम कैसे बनाते हैं? फास्ट, फास्टर, फास्टेस्ट। टॉल आपका क्या है? एडजेक्टिव है, इसका बना दिया टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट। लेकिन यहाँ पे स्लोली आपका एडवर्ब है, तो इसकी डिग्री कैसे बनाएंगे? तो स्लोली को हम मोर स्लोली लिख देंगे जब हमें इसका कंपैरेटिव डिग्री बनाना होगा। इसको मोस्ट स्लोली लिख देंगे जब हमें इसका सुपरलेटिव डिग्री बनाना होगा। ऐसे ही क्वाइटली का कंपैरेटिव डिग्री बनाने के लिए मोर लगा देंगे और मोस्ट लगा देंगे इसका सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए। आपने कई वो भी देखा होगा, जैसे कि हो गया आपका इंटेलिजेंट। इंटेलिजेंट आपका एडजेक्टिव है ना? और हम इसका एडजेक्टिव को वो बनाने के लिए, ये इंटेलिजेंट हमारा एडजेक्टिव हो रहा है, एडजेक्टिव को हम कंपैरेटिव डिग्री बनाने के लिए इंटेलिजेंट केयर नहीं करते, हम इसको लिखते हैं मोर इंटेलिजेंट, है ना? और इसका सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए लिखते हैं मोस्ट इंटेलिजेंट, है ना? यानी हम एडजेक्टिव में भी मोर और मोस्ट का यूज करते हैं और एडवर्ब में तो करते ही हैं मोर और मोस्ट का कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए। आज हमें पढ़ना है एडवर्ब के मिक्स कॉन्सेप्ट। क्या पढ़ेंगे हम? एडवर्ब के मिक्स कॉन्सेप्ट। मिक्स कॉन्सेप्ट में सबसे पहले पढ़ेंगे हम वेरी और मच के बीच में क्या डिफरेंस है। वेरी और मच में क्या डिफरेंस है? तो वेरी और मच जो है, ये रहा आपका वेरी और ये रहा आपका मच। ध्यान रखना, इसका पहला कॉन्सेप्ट ये है कि वेरी का यूज हम पॉजिटिव डिग्री के साथ करते हैं और मच का यूज हम कंपैरेटिव डिग्री के साथ करते हैं। पॉजिटिव डिग्री क्या होता है आपको पता है, कंपैरेटिव डिग्री क्या होता है ये भी आपको पता है। तो वेरी का यूज हम हमेशा पॉजिटिव डिग्री के साथ करेंगे और मच का यूज हमेशा हम कंपैरेटिव डिग्री के साथ करेंगे। चलिए एग्जांपल से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। पहला क्वेश्चन, ही इज वेरी या फिर मच इंटेलिजेंट स्टूडेंट। यहाँ पे आप जरा बताना, यहाँ पे वेरी आएगा या फिर मच आएगा? ही इज वेरी या फिर मच इंटेलिजेंट स्टूडेंट। तो आप बोलोगे इंटेलिजेंट जो है ना हमारा, वो पॉजिटिव डिग्री है। इंटेलिजेंट हमारा पॉजिटिव डिग्री है। पॉजिटिव डिग्री इसलिए है क्योंकि अगर ये कंपैरेटिव डिग्री होता तो इसके साथ में हमें मोर इंटेलिजेंट लिखा हुआ होता। सुपरलेटिव डिग्री होता तो इसके साथ में मोस्ट इंटेलिजेंट लिखा हुआ मिलता, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। तो ये क्या है? हमारा पॉजिटिव डिग्री है। पॉजिटिव डिग्री के साथ क्या हम मच का यूज करते हैं? नहीं, पॉजिटिव डिग्री के साथ हम वेरी का यूज करते हैं। ठीक है। एग्जाम्पल नंबर सेकेंड, ही इज वेरी मच बेटर देन हिज फ्रेंड्स। ही इज वेरी या फिर मच बेटर देन हिज फ्रेंड्स। अब आप बताना यहाँ पे वेरी का यूज करेंगे या फिर मच का यूज करेंगे। तो देखना यहाँ पे बेटर हमारा एडजेक्टिव है, ये कौन सा एडजेक्टिव है? पॉजिटिव डिग्री है, सुपरलेटिव डिग्री है या फिर कंपैरेटिव डिग्री है? तो हमने पढ़ा है, हमने वैसे नहीं पढ़ा, आपको पता ही होगा, गुड, बेटर, और इसका क्या होता है सुपरलेटिव डिग्री? बेस्ट। तो बेटर आपका क्या है? बेटर आपका कंपैरेटिव डिग्री है, कंपैरेटिव डिग्री। और इसके साथ में हम हमेशा मच का यूज करते हैं, कंपैरेटिव डिग्री के साथ में वेरी का यूज नहीं करते हैं। एग्जांपल नंबर थर्ड पे, ही इज वेरी मच मोर इंटेलिजेंट देन हिज फ्रेंड्स। अब पता नहीं यहाँ पे वेरी का यूज करेंगे या फिर मच का यूज करेंगे। ही इज वेरी मच मोर इंटेलिजेंट देन हिज फ्रेंड्स। तो इसके बाद वाला एडजेक्टिव देखना कौन सा है। पहली बात तो आपको ये पढ़ के थोड़ा गलत सा लग रहा होगा, लेकिन गलत नहीं है, थोड़ा सतर्क रहना है यहाँ पे। ये जो सेंस आ रहा है ना, आप पढ़ोगे ना वेरी मोर इंटेलिजेंट या फिर मच मोर इंटेलिजेंट, सर ये कुछ गलत से लग रहा है। गलत नहीं है मेरे भाई, ये बिल्कुल सही है। जरा देखो, मोर इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट अकेला हमारा पॉजिटिव डिग्री होता है। मोर हमारा लगाने के बाद ये इंटेलिजेंट क्या बन जाता है? मोर इंटेलिजेंट, ये बन जाता है हमारा कंपैरेटिव डिग्री। और कंपैरेटिव डिग्री के साथ हम मच का यूज करते हैं, वेरी का यूज नहीं करते हैं। तो ये सेंटेंस बिल्कुल भी गलत नहीं है। ही इज मच मोर इंटेलिजेंट देन हिज फ्रेंड्स, ये सेंटेंस आपको बिल्कुल सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे बढ़ते हैं,
और अगला कॉन्सेप्ट है, हमने ये देख लिया कॉन्सेप्ट नंबर फर्स्ट में, पॉजिटिव डिग्री और कंपैरेटिव डिग्री का यूज कैसे करते हैं हम वेरी और मच के साथ में। अब हम जानेंगे कि सुपरलेटिव डिग्री के साथ में हम वेरी और मच का यूज कैसे करेंगे। तो ध्यान रखना, जब भी हमें सुपरलेटिव डिग्री के साथ में वेरी लगाना होगा तो आप इसको द वेरी लिखेंगे। वहीं सुपरलेटिव डिग्री के साथ अगर आपको मच लगाना होगा तो आप मच के साथ में आगे दा लगाएंगे। ध्यान रखना, इसका जो पेयर बनेगा दा के साथ वेरी का बनेगा और इसमें मच के साथ दा का पेयर बनेगा जब हमें इसके बाद में सुपरलेटिव डिग्री का यूज करना होगा। एग्जाम्पल से समझते हैं। ही इज द वेरी बेस्ट प्लेयर, ही इज द वेरी बेस्ट प्लेयर। हमने यहाँ पे देखा गुड, बेटर, बेस्ट। बेस्ट हमारा क्या है, सुपरलेटिव डिग्री है, और सुपरलेटिव डिग्री के साथ में जब हमें वेरी लगाना हो, यहाँ पे क्या लगा है वेरी, तो क्या इससे पहले दा आ रहा है, दा वेरी का पेयर बन रहा है, हाँ बन रहा है, तो ये बिल्कुल आपका सही है ना। और मैं आपको बता दूं ना, ये दोनों आपके सेम हैं, दोनों आपके सेम हैं। अगर आप ही इज द वेरी बेस्ट प्लेयर लिख रहे हैं ये भी सही है, या फिर अगर आप लिख रहे हैं ही इज मच द बेस्ट प्लेयर, ही इज मच द बेस्ट प्लेयर, ये भी आपका सेम है, दोनों का मीनिंग क्या है, सेम है। अच्छा, अब यहाँ पे देखना, मच के साथ में द आ रहा है, देखो सुपरलेटिव डिग्री हो गया आपका बेस्ट, क्या हो गया सुपरलेटिव डिग्री। अच्छा, इसके साथ में अगर मच आ रहा है तो क्या इसका पेयर सही बन रहा है, इसका पेयर कैसा बनता है, मच के बाद में ता आता है, क्या यहाँ पे ऐसा आ रहा है, हाँ, तो ये सेंटेंस आपका बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो ही के साथ सुपरलेटिव डिग्री के साथ में जब आपको वेरी लगाना हो तो आप द वेरी का यूज करेंगे, सुपरलेटिव डिग्री के साथ में मच का यूज करना हो तो मच दा का यूज करना। अगर यहाँ पे द मच लगा के देखा, ही इज द मच बेस्ट प्लेयर, पढ़ने में बहुत अच्छा लग रहा है लेकिन ग्रामेटिकली ये गलत होगा आपका। ठीक है, तो ध्यान रखना इस बात का। चलो नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा ये है, जो वेरी है वो तो हमारा एडवर्ब है, मच भी क्या है हमारा एडवर्ब है ना। यहाँ पे आप देखोगे वेरी क्या है आपका एडवर्ब है, क्योंकि इंटेलिजेंट वर्ड को क्या कर रहा है, मॉडिफाई कर रहा है। इंटेलिजेंट कितना, वेरी बहुत इंटेलिजेंट, जो एडजेक्टिव को मॉडिफाई करता है वो आपका वेरी हो गया, वो क्या हो गया आपका एडवर्ब हो गया। यहाँ पे बेटर भी आपका एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव को जो मॉडिफाई कर रहा है मच, तो मच भी हमारा क्या है एडवर्ब है। तो ये बात तो कंफर्म हो गई कि हमारा वेरी और मच दोनों क्या है एडवर्ब है। एडवर्ब का काम होता है या तो वो वर्ब को मॉडिफाई करता है, या तो वो एडवर्ब को मॉडिफाई करता है, या फिर वो एडजेक्टिव को मॉडिफाई करता है। देखो वेरी और मच एडजेक्टिव को किस तरीके से मॉडिफाई करते हैं ये हमने पिछले दो कॉन्सेप्ट में अच्छे से सीख लिया है ना। अब हम जानेंगे कि वर्ब को कैसे मॉडिफाई करता है और एडवर्ब को कैसे मॉडिफाई करता है। ठीक है, तो ध्यान रखना, वेरी जो है आपका वो मॉडिफाई करता है हमारे वर्ब को, और मच हमारा जो है वो मॉडिफाई करता है वर्ब को, है ना। अगर वेरी वेरी जो है आपका वो कभी भी मॉडिफाई नहीं करेगा वर्ब को, और मच आपका कभी भी मॉडिफाई नहीं करेगा एडवर्ब को, ये बात मेरी हमेशा ध्यान रखना। चलो समझते हैं एग्जांपल से। ध्यान रखना, वेरी किसको मॉडिफाई करेगा एडवर्ब को, क्या वर्ब को करेगा, नहीं करेगा। मच किसको मॉडिफाई करेगा, वर्ब को, क्या ये एडवर्ब को मॉडिफाई करेगा, नहीं करेगा, ये बात ध्यान रखना। एग्जांपल नंबर फर्स्ट देखना, ही स्पीक्स वेरी मच स्लोली। यहाँ पे आप बताना वेरी का यूज होगा या फिर मच का यूज होगा। वह बोलता है स्लोली, देखो स्लोली वर्ड वर्ड जो है आपका वो तो एडवर्ब हो गया, है ना। एडवर्ब कैसे हो गया, तो ये सारी बात हम सीख चुके हैं, है ना, बार बार रिपीट करने की जरूरत नहीं है। चलो, तो स्लोली वर्ड आपका क्या हो गया एडवर्ब हो गया। अच्छा, एडवर्ब को कौन मॉडिफाई करेगा, क्या वर्ब करेगा या फिर मच, तो हमने ऊपर पढ़ा वेरी जो है वो एडवर्ब को मॉडिफाई करेगा, है ना, और मच हमारा वर्ब को। एडवर्ब को मॉडिफाई करने के लिए वेरी का यूज करेंगे, मच का यूज नहीं करेंगे। एग्जाम्पल नंबर सेकंड, आपको ये पता होगा थैंक यू सो मच, हम ऐसा बोलते हैं, थैंक यू वेरी मच भी बोलते हैं, लेकिन थैंक यू यहाँ पे आपको बताना है वेरी का यूज करेंगे या फिर मच का यूज करेंगे। देखो वैसे तो आप ये सेंटेंस बोल चुके हो तो आप तो यहाँ सीधा बोल दोगे मच बोलेंगे सर, थैंक यू सो मच बोलेंगे, है ना, क्योंकि आप ये सेंटेंस बोल चुके हैं। लेकिन हम ऐसा क्यों बोलते हैं, वेरी भी तो क्या करता है मॉडिफाई करता है ना, जो बहुत की सेंस देता है, तो हम वेरी का यूज क्यों नहीं कर रहे। तो आज हम इस चीज को ग्रामेटिकली देखेंगे, थैंक यू सो मच, और यहाँ पे हमें एक वर्ब को मॉडिफाई करना है, कैसे देना, थैंक यू,
थैंक यू ये एक इंपेरेटिव सेंटेंस है जिसकी शुरुआत हमारे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से होती है, जैसे कि ब्रिंग द ग्लास, सिट डाउन, है ना, गो देयर। तो ये सारे आपके क्या है, इंपेरेटिव सेंटेंस है। तो थैंक यू भी आपका क्या है, थैंक यू सो मच भी आपका एक इंपेरेटिव सेंटेंस है। अब समझना, थैंक यू, थैंक इसमें क्या है, वर्ब है, और वर्ब को मॉडिफाई करने के लिए हमें एक एडवर्ब की जरूरत पड़ेगी, इसलिए हम यहाँ पे मच का यूज करेंगे, वेरी का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे किसी एडवर्ब को मॉडिफाई नहीं करना है, हमें यहाँ पे वर्ब को मॉडिफाई करना है, ठीक है। ठीक इसी तरीके से आई लव यू वेरी मच नहीं होता, आई लव यू सो मच। आई लव यू सो वेरी नहीं होता, आई लव यू सो मच होता है ना। क्यों होता है देखना, आई लव यू, आई लव यू, इसमें लव के बारे में बात हो रही है, वर्ब के बारे में बात हो रही है कि वर्ब को मॉडिफाई करा, कितना प्यार करता हूं तुमसे, बहुत सारा, यानी हमें वर्ब को मॉडिफाई करना है। जो वर्ब को मॉडिफाई करेगा वो है हमारा मच, ना कि हमारा वेरी, है ना। और मैं आपको एक बात बता दूं, यहाँ पे आप ऐसे भी कह सकते हैं, थैंक यू वेरी मच, है ना, आई लव यू वेरी मच, आप ऐसे भी बोल सकते हैं। यहाँ पे आप अब दो दो एडवर्ब का यूज नहीं करेंगे, अब यहाँ पे आप दो दो एडवर्ब का यूज नहीं करेंगे। थोड़ा और डिटेल में समझाता हूँ मैं आपको ये कॉन्सेप्ट, देखो जरा समझो। थैंक यू सो वेरी मच, अभी हमने यहाँ पे ये सिलेक्ट करा कि वेरी और मच में से क्या आएगा, तो हमने देखा ये इंपेरेटिव सेंटेंस है जिसमें हमें वर्ब को मॉडिफाई करना है। वर्ब को मॉडिफाई हमारा मच करता है, वेरी नहीं करता है। अब यहाँ पे जो वर्ड आपका सो आ रहा है ना, वर्ड आपका जो सो आ रहा है, इसकी पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, तो देखना, थैंक यू कितना, मच, मच आपका क्या हो गया, एडवर्ब हो गया, क्योंकि ये वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है। अब ये सो वर्ड एडवर्ब को भी मॉडिफाई कर रहा है कि मच में भी बहुत सारा, थैंक यू सो मच, है ना, थैंक यू सो मच, मच में भी बहुत सारा, यानी ये सो की पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, एडवर्ब है। सो की पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, एडवर्ब है। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि थैंक यू सो मच की जगह हम थैंक यू वेरी मच भी लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच की जगह लिखता हूं यहाँ पे, थैंक यू सो मच की जगह हम थैंक यू वेरी मच भी लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं जरा समझना, थैंक यू आपका वर्ब हो गया, थैंक आपका वर्ब हो गया, इसको मॉडिफाई करने के लिए एडवर्ब हमारा मच आया। अब थैंक यू में भी कितना सारा, वेरी सारा, बहुत सारा, यानी एडवर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, तो वेरी आपका यहाँ पे क्या है, एडवर्ब है। अब यहाँ पे सो का यूज नहीं कर सकते आप किसी एक ही एडवर्ब का यूज करेंगे जो बहुत की सेंस बताता है, या तो आप सो का यूज करेंगे या तो आप वेरी का यूज करेंगे। थैंक यू वेरी मच नहीं तो थैंक यू सो मच। कंक्लूजन ये है कि जो आपका मच है ना, जो आपका मच है वो वेरी मच भी हो सकता है, या तो आप मच का यूज करें या फिर वेरी मच का यूज करें, है ना। और इसको आप सो मच भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, सो मच भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ये आपके जो डेली लाइफ कॉन्सेप्ट होते हैं ना उससे रिलेटेड था थोड़ा सा ये, तो ध्यान रखना। वेरी आपका मॉडिफाई करता है एडवर्ब को और मच आपको मॉडिफाई करता है वर्ब को। ठीक है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे बढ़ते हैं। वेरी और मच किस तरीके से वर्ब को मॉडिफाई करते हैं, किस तरीके से एडवर्ब को मॉडिफाई करते हैं, किस तरीके से एडजेक्टिव को मॉडिफाई करते हैं, हम ये तीनों पार्ट पढ़ चुके हैं। अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट उसकी तरफ, जो कि हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ टू पढ़ेंगे हम। ये टी और टू वाला टू नहीं है, इसको पढ़ते हैं टू। ठीक है, पहला कॉन्सेप्ट ये है, ये जो टू होता है ना इसका मीनिंग होता है ही। क्या मीनिंग होता है, भी। एग्जांपल्स है, आई लाइक दिस दिस टू, आई लाइक दिस टू, है ना, ये कह रहा है मैं इस डिश को भी पसंद करता हूं। इसका मीनिंग क्या है समझना जरा, ये वाला कॉन्सेप्ट सिर्फ आपको मीनिंग समझाने के लिए यहाँ लाया गया है। आई लाइक दिस डिश टू, मुझे ये डिश भी पसंद है, यानी उसे और डिश तो पसंद है, उसे ये डिश भी पसंद है। वहीं दूसरी तरफ आप देखेंगे, आई डू लाइक दिस डिश, मुझे भी ये डिश पसंद है, यानी उसके साथ कोई बैठा है, वो कह रहा है मुझे ये डिश पसंद है, तो ये क्या कह रहा है, आई डू लाइक दिस डिश, मैं भी ये डिश को क्या करता हूँ, पसंद है, मुझे भी। यहाँ पे आई को बता रहे कि मुझे भी ये डिश क्या है, पसंद है। तो आप इसका टू जो है ना आपका, इसका थोड़ा मीनिंग ध्यान रखना, ये भी का मीनिंग देता है ना, और किसके साथ आ रहा है, तो ये ध्यान देना इसका मीनिंग क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। ये नहीं आपका टू का यूज हो रहा है तो ये भी वही सेंस देगा, ये भी वही सेंस देगा, नहीं, भी का मीनिंग दे रहा है, लेकिन इसकी पोजीशन पर डिपेंड कर रहा है कि इसका मीनिंग क्या आएगा, इसका मीनिंग क्या कर रहा है, बदल रहा है, ध्यान रखना।
टू का मीनिंग कैसे कैसे बदलता है, इनमें क्या डिफरेंस है। आई लाइक दिस डिश टू, मुझे और तो डिश पसंद है, मुझे ये डिश भी पसंद है। आई टू लाइक दिस डिश, है ना, मुझे भी ये डिश पसंद है, किसी और को तो पसंद है और मुझे भी पसंद है। तो ये है आपका टू का मीनिंग। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। टू जो है ना आपका, वो नेगेटिव सेंस देता है। इसका नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है टू है हमारा, वो नेगेटिव सेंस में यूज किया जाता है ना। जब भी आपको किसी अनप्लीजेंट एडजेक्टिव यानी नेगेटिव एडजेक्टिव के बारे में बात करना होगा, तो आप उसके साथ में टू का यूज करना है ना। और वहीं आपको अगर प्लीजेंट एडजेक्टिव के साथ में किसी का एडवर्ब का यूज करना होगा, तो आप वेरी का यूज करना। ध्यान रखना टू जो है ना हमारा, वो नेगेटिव का सेंस में देता है। इसका पहला फंक्शन तो हो गया कि भाई भी का मीनिंग देता है। यहाँ पे अब ये नेगेटिव बात थोड़ी कर रहा है किसी चीज, ये तो मीनिंग दे रहा है अपना। यहाँ पे दूसरा बात है कि इसका एक दूसरा फंक्शन होता है जो कि होता है नेगेटिव सेंस देने का, है ना। क्या देने का, नेगेटिव सेंस देने का। अगर आपको किसी अनप्लीजेंट एडजेक्टिव के साथ एडवर्ब लगाना है, तो आप टू का यूज करना। अगर आपको प्लीजेंट एडजेक्टिव लगाना है, तो आप वेरी का यूज करना। ठीक है, सिंपल बात है। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, आई एम इन योर टीम, सो आई एम वेरी टू हैप्पी। अब यहाँ पे देखना, वेरी आएगा या फिर टू आएगा। आई एम इन योर टीम, मैं तुम्हारी टीम में हूँ, सो आई एम वेरी या फिर टू हैप्पी, इसलिए मैं बहुत खुश हूँ, है ना। अब आप बताना, हैप्पी आपका प्लीजेंट एडजेक्टिव यानी पॉजिटिव एडजेक्टिव है या नेगेटिव एडजेक्टिव। तो आप बोलोगे वो उसकी टीम में है इसलिए वो बहुत खुश है। सर यहाँ पे पॉजिटिव बात हो रही है, प्लीजेंट की बात हो रही है। जब प्लीजेंट एडजेक्टिव है तो उसके साथ हम वेरी का यूज करेंगे, टू का यूज यहाँ पे गलत हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाते हैं। ही इज टू वेरी ग्लैड टू मीट यू। यहाँ पे आपको बताना है टू का यूज होगा या फिर वेरी का। ग्लैड का मतलब होता है खुशी होना, जानकर खुशी होना। ही इज ग्लैड टू मीट यू, वह तुमसे मिलकर बहुत खुश हुआ, है ना। वह तुमसे मिलकर बहुत खुश हुआ। तो यहाँ पे पॉजिटिव बात आ रही है, किसकी बात हो रही है, पॉजिटिव एडजेक्टिव की बात हो रही है कि वो बहुत खुश हुआ तुमसे मिलकर। जब प्लीजेंट एडजेक्टिव की बात हो रही है, तो यहाँ पे आप वेरी का यूज करेंगे। टू क्यों नहीं यूज हो रहा है, क्योंकि ये नेगेटिव सेंस के साथ यूज होता है ना। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ये है, टू जो है ना हमारा एडजेक्टिव ले रहा है अपने साथ में, ये तो हमने यहाँ पे देख लिया, है ना। ही इज टू ग्लैड की जगह वेरी ग्लैड आया, क्योंकि ग्लैड पॉजिटिव था इसलिए आपका वेरी आया, वरना टू ही आता अगर कोई नेगेटिव एडजेक्टिव होता। यहाँ पे देखना, टू के साथ में एडजेक्टिव आया और इसके साथ में जो फॉर्मेट बनता है टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का बनता है। आप ये फॉर्मेट याद कर लो। टू के साथ में वो टू के साथ में एडजेक्टिव आया, है ना। टू के साथ में एडजेक्टिव आया और उसके बाद में ये जो फॉर्म बनेगा टू प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को बनेगा, जो कि मीनिंग देगा इतना की। किसका मीनिंग देगा, इतना की। थोड़ा एग्जांपल से समझते हैं, ये कॉन्सेप्ट मैंने तो लिखा है, इसको जरा समझते हैं एग्जांपल से। ये भी याद नहीं हुआ होगा, कोई बात नहीं, अब याद हो जाएगा। ही इज टू टायर्ड, इसका मतलब बताऊं क्या होता है, वह इतना थका हुआ है कि। ही इज टू टायर्ड, वह इतना थका हुआ है कि क्या भाई, कुछ तो बताओ। तो ये जो वो है ना यहाँ पे, वो इतना की सेंस देता है। अगर इसके आगे हमने कुछ नहीं लिखा तो ये सेंटेंस आपका गलत हो जाएगा। फिर से समझना, ही इज टू टायर्ड, इसका क्या मतलब आता है, ये जो कॉन्सेप्ट पढ़ा रहे हैं इसमें मीनिंग आएगा टू का इतना की। ही इज टू टायर्ड, वह इतना थका हुआ है कि क्या, कि क्या, आगे तो कुछ लिखा ही नहीं। आगे क्या है, इसके आगे जब कुछ नहीं लिखा तो ये सेंटेंस आपका गलत है। गलत क्यों है, क्योंकि ये इनकम्प्लीट सेंस दे रहा है। वहीं दूसरी तरफ अगर मैं इसको ऐसे लिखता हूं ना, ही इज टू टायर्ड, वह इतना थका हुआ है कि टू प्ले क्रिकेट, टू प्ले हॉकी, कि वो हॉकी नहीं खेल सकता। भले ही इस सेंटेंस में नोट नहीं लगा, लेकिन वो क्या नेगेटिव सेंस दे रहा है, देखना यहाँ पे। ही इज टू टायर्ड, वह बहुत थका हुआ है हॉकी खेलने के लिए, यानी वो हॉकी नहीं खेल सकता है। वो हॉकी नहीं खेल सकता क्योंकि वो बहुत थका हुआ है। वह इतना थका हुआ है कि हॉकी नहीं खेल सकता। तो टू टायर्ड के बाद में क्या मीनिंग आ रहा है कि वह इतना थका हुआ है कि टू प्ले हॉकी, कि वो हॉकी नहीं खेल सकता। आगे समझ में, तो ये सेंटेंस आपका बिल्कुल सही है, क्योंकि इसमें इस सेंटेंस के आगे आपका कुछ दिया हुआ है ना। तीसरा एग्जाम्पल ये है, ही इज वेरी टायर्ड, वह बहुत थका हुआ है। हमने यहाँ पे टू की जगह वेरी का यूज करा है, ये सेंटेंस आपका बिल्कुल सही है। ध्यान रखना, जब ऐसा सेंटेंस आता है ना, ही इज टू टायर्ड, वह इतना थका हुआ है कि, ही इज टू बिजी, वह इतना बिजी है कि,
तो इसके आगे हमें कुछ चाहिए होता है कंप्लीट सेंस लाने के लिए। अगर कुछ नहीं दिया तो वो सेंटेंस आपका क्या है, गलत है। लेकिन यहाँ पे देखो टू भी बहुत की सेंस दे रहा है, वेरी भी बहुत की सेंस दे रहा है, लेकिन वेरी यहाँ पे करेक्ट है क्योंकि ये बता रहा है वह बहुत थका हुआ है। वो इसका मीनिंग नहीं दे रहा कि वह इतना थका हुआ है कि, है ना, ये इनकम्प्लीट मीनिंग नहीं दे रहा, इसलिए आपका वेरी वाला पोर्शन क्या है, बिल्कुल सही है। तो ध्यान रखना। अब आ जाते हैं इसके पोर्शन इसके। देखो कायदे से बताऊं, सही बात बताऊं ना, अगर आपने ये तीन एग्जांपल समझ लिए ना तो ये आपको याद करने की फॉर्मेट जरूरत ही नहीं है। फिर भी समझ लो जो वीक बच्चे हैं, टू के साथ में अगर आपका कोई एडजेक्टिव आता है तो इसके बाद में आपको कुछ ना कुछ चाहिए ही चाहिए। यानी टू प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देके आप उसकी मीनिंग को एक्सप्लेन करेंगे। जैसे कि ही इज टू बिजी टू कम, ही इज टू बिजी टू गो देयर, वह बहुत बिजी है कि वहां नहीं जा सकता, है ना। तो हमें टू प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा के इसके मीनिंग को कंप्लीट करना होगा। आ गया समझ में? तो आप थोड़ा पढ़ लेना इसको। टू के साथ में एडजेक्टिव आया तो इसके बाद में हमें टू प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चाहिए ही चाहिए जब मीनिंग देगा इतना ही का। चलो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट ये है, हमारे दो पार्ट होते हैं, एक टू के साथ में हम मच का यूज करते हैं, एक मच के साथ में टू का यूज करते हैं। एक हम टू के साथ में मच का यूज करते हैं, एक मच के साथ में हम टू का यूज करते हैं। टू मच का यूज हम करते हैं जब हमें अनकाउंटेबल नाउन मिलता है आगे। वही मच टू का यूज करते हैं हम एडजेक्टिव के साथ में, जब हमें एडजेक्टिव मिलता है तो हम टू मच की जगह मच टू का यूज करते हैं। एडजेक्टिव की कौन सी डिग्री, पॉजिटिव डिग्री के साथ में। ये तो आप सीधा सीधा कॉन्सेप्ट है। टू मच का यूज जब करना जब अनकाउंटेबल नाउन की बात हो, जब मच टू का यूज करना जब एडजेक्टिव की बात हो। एग्जांपल से समझना जरा। देयर इज टू मच या फिर मच टू नॉइज इन द क्लासरूम, वहां बहुत ज्यादा शोर है क्लासरूम में। बताना यहाँ पे टू मच होगा या फिर मच टू होगा। तो आप बोलोगे नॉइस। नॉइस आपका क्या है, एक अनकाउंटेबल नाउन है ना। कैसे नाउन है, अनकाउंटेबल, आवाज को ध्वनि को गिना नहीं जा सकता, है ना, वो अनकाउंटेबल है। दूसरी बात ये आपका नॉइज, नॉइजर, नॉइजेस ऐसा करके कोई डिग्री नहीं बनता, तो ये आपका क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। जब अनकाउंटेबल की नाउन की बात होगी तो आपका टू मच सही होगा, मच टू आपका गलत होगा। तो सेंटेंस कैसा बनेगा, देयर इज टू मच नॉइज इन द क्लासरूम, बहुत ज्यादा शोर है क्लासरूम में। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाते हैं। द टी वाज टू मच या फिर मच टू हॉट टू ड्रिंक। टू मच या फिर मच टू हॉट टू ड्रिंक, तो हॉट आपका क्या है, एडजेक्टिव है ना। एडजेक्टिव की कौन सी डिग्री है, पॉजिटिव डिग्री। हॉट, हॉटर, हॉटेस्ट। एडजेक्टिव के साथ में हम टू मच की जगह मच टू का यूज करते हैं। टू मच आपका गलत हो जाएगा क्योंकि ये अनकाउंटेबल नाउन नहीं है, ये एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव के साथ में हम मच टू का यूज करते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है आपका पांचवा। टू के सारे फंक्शन चल रहे हैं। एक आता है आपका ओनली टू, जो कि सेंस देता है बहुत ज्यादा का, यानी पॉजिटिव सेंस देता है। एक आता है आपका नॉन टू, वो क्या देता है, नेगेटिव सेंस देता है। मीनिंग क्या देता है, ज्यादा नहीं। ओनली टू किसकी मीनिंग देता है, बहुत ज्यादा की। एग्जाम्पल से समझना। ओनली टू है, उसका यूज करेंगे आप पॉजिटिव डिग्री के साथ में। और जो आपका ये है नॉन ट्रू, उसका आप करेंगे नेगेटिव के साथ में। मीनिंग क्या देता है, मीनिंग जरा समझ लेना। ओनली ट्रू मीनिंग देता है आपका बहुत ज्यादा, और नॉन ट्रू का मतलब होता है ज्यादा नहीं, थोड़ा बहुत। अब एग्जांपल से समझते हैं। एग्जांपल नंबर फर्स्ट, सी फेल्ट नॉन ट्रू, अंडरलाइन कर देते हैं, या फिर ओनली टू कंफर्टेबल स्पीकिंग इन फ्रंट ऑफ अ लार्ज ऑडियंस फॉर द फर्स्ट टाइम। पहली बार था उसका, उस सी फेल्ट कंफर्टेबल, सी फेल्ट कंफर्टेबल, उससे ज्यादा कंफर्टेबल महसूस नहीं हुआ बोलने में एक लार्ज ऑडियंस के सामने पहली बार। तो आप यहाँ पे क्या बोलोगे, उससे ज्यादा कंफर्टेबल महसूस हुआ, बहुत ज्यादा कंफर्टेबल महसूस हुआ, या फिर उसे बहुत कम कंफर्टेबल महसूस हुआ, उसे ज्यादा कंफर्टेबल महसूस नहीं हुआ। तो यहाँ पे आप बोलोगे, यहाँ पे आपके नॉन ट्रू की सेंस आ रही है कि उसे ज्यादा कंफर्टेबल महसूस नहीं हुआ, है ना, एक लार्ज ऑडियंस के सामने बोलने के लिए फर्स्ट टाइम। तो यहाँ पे आप नॉन ट्रू की सेंस देंगे, ओनली ट्रू की सेंस नहीं देंगे। ऐसा नहीं है कि उसे बहुत ज्यादा कंफर्टेबल महसूस हुआ, है ना, ऐसा नहीं है यहाँ पे। दूसरा, he is only too known to eager to
मीट यू, ही इज यहाँ पे बताना ओनली टू आएगा, या फिर नॉन टू, ईगर टू मीट यू, वो बहुत उत्सुक है, वो बहुत उत्सुक है तुमसे मिलने के लिए। ईगर का मतलब क्या होता है, उत्सुक है। तो यहाँ पे आप किसका यूज करेंगे, यहाँ पे आप किसका यूज करेंगे, वह बहुत उत्सुक है तुमसे मिलने के लिए। तो यहाँ पे आप नॉन टू की जगह किसका, ओनली टू का यूज करेंगे, है ना, वे बहुत ज्यादा उत्सुक है तुमसे मिलने के लिए। यहाँ पे नॉन टू आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आगे समझ में ध्यान रखना ये कॉन्सेप्ट भी। अगला पार्ट आ जाता है स्टिल, येट और ऑलरेडी, है ना। हमें ये तीन वर्ड के बारे में पढ़ना है, स्टिल, येट एंड ऑलरेडी। स्टिल का सबसे पहले मीनिंग देखेंगे। स्टिल बोलता है अभी भी कोई काम कंटिन्यू है, जैसे कि ही इज स्टिल रीडिंग, वह अभी भी पढ़ रहा है। ही इज स्टिल साइकिलिंग, वह अभी भी साइकिल चला रहा है, ऐसा मीनिंग देता है ना। दूसरा आपका आ जाता है येट। येट देता है मीनिंग अब तक नहीं, होना है, हुआ नहीं। कोई काम है जो अब तक नहीं हुआ है, वो चीज होगी लेकिन अभी तक हुई नहीं है। एग्जाम्पल, ही इज येट टू कम, वह आने वाला है, अभी तक आया नहीं है लेकिन आएगा। ही इज येट टू कम, वह आएगा, है ना। ही हैज नॉट कम येट, वह अभी तक आया नहीं है, ऐसा कुछ सेंस देता है येट। एग्जाम्पल से समझोगे ज्यादा समझ आएगा। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, दे आर स्टिल, या फिर येट अंडरलाइन कर देते हैं, येट डूइंग देयर होमवर्क, वे अभी भी अपना काम कर रहे हैं, या फिर वह अभी तक हुआ है, होना नहीं, ऐसा कुछ सेंस दे रहा है। तो आप बोलोगे दे आर स्टिल डूइंग देयर होमवर्क, वे अभी भी अपना काम कर रहे हैं। येट का कोई सेंस नहीं आ रहा है यहाँ पे, नेगेटिव मतलब अजीब ही सेंस आ रहा है। दे हैव नॉट डन देयर वर्क स्टिल, या फिर एट येट। तो बताना, उन्होंने अपना काम अभी तक खत्म नहीं किया है, अभी तक, अब तक नहीं, होना है, हुआ नहीं, यानी उनका काम खत्म होना है लेकिन अभी हुआ नहीं है। तो यहाँ पे आप येट को सही करोगे, क्योंकि स्टिल का यहाँ पे कोई सेंस नहीं आ रहा कि यहाँ पे उनका काम अभी भी होना है, कोई काम होना है, हुआ नहीं है, अभी भी कंटिन्यू है का सेंस नहीं आ रहा। स्टिल वर्सेस येट में मैं उम्मीद करता हूँ आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा। अब जान लेते हैं ऑलरेडी के बारे में। ऑलरेडी का मतलब होता है पहले ही, है ना। आई हैव ऑलरेडी ईटन माई ब्रेकफास्ट, है ना, मैं पहले ही अपना ब्रेकफास्ट खा चुका हूँ, है ना। आई हैव ऑलरेडी क्लीन माई हाउस, में पहले ही अपना कमरा साफ कर चुका हूँ, ऐसा सेंस देता है। दे हैव ऑलरेडी क्लीन दियर रूम, है ना, वे पहले ही अपना कमरा साफ कर चुके हैं। तो मीनिंग आपको, मीनिंग डिफरेंस आपको बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए कि स्टिल का यूज कहाँ करना है, येट का कहाँ करना है, और ऑलरेडी कहाँ करना है। अगर यहाँ पे स्टिल येट लगा के दे देता तो आपको गलत हो जाता, है ना। आगे समझ में, नोट पॉइंट ध्यान रखना। अच्छा, अगर यहाँ पे स्टिल लगाता तो इस सेंटेंस को बताना, दे आर स्टिल क्लीनिंग दियर रूम, जब आपका सेंटेंस सही होता। लेकिन ये परफेक्ट टेंस की बात होगी, तो आपने यहाँ पे ऑलरेडी वर्ड का यूज करा, दे हैव ऑलरेडी क्लीन्ड दियर रूम, वे पहले ही अपना कमरा साफ कर चुके हैं। नोट पॉइंट याद ये रखना, येट और ऑलरेडी है ना आपके, ये परफेक्ट टेंस में यूज करते हैं। चलो जरा चेक कर लेते हैं। दे हैव ऑलरेडी क्लीन्ड दियर रूम, क्या यहाँ पे हैव आ रहा है, थर्ड फॉर्म वर्ब आ रहा है, परफेक्ट टेंस की बात हो रही है, हाँ हो रही है। येट वाला देखना जरा, दे हैव नॉट डन देयर वर्क, हैव आ रहा है, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आ रहा है, तो यहाँ पे येट का यूज हो रहा है, हाँ, तो कोई दिक्कत नहीं। ऑलरेडी और येट का यूज परफेक्ट टेंस में होता है, ये बात याद रखना। खैर टेंस में तो आप पढ़ते ही हैं इस बात को कि येट और ऑलरेडी का यूज आप परफेक्ट टेंस के अंदर करते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट ये है आपका, जब आपको ये फॉर्मेट देखने को मिलेगा ना, सब्जेक्ट प्लस में इज एम आर, उसके साथ में येट और स्टिल, और टू प्लस में फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब की बात हो, तो वहां पे आप येट का यूज करना, स्टिल को काट देना। एग्जाम्पल समझो, देखो ये फॉर्मेट तो मैं जनरलाइज फॉर्म में लिख के लाया हूं। अगर आप इन एग्जाम्पल को मीनिंग से अच्छे तरीके से समझ लेते हैं ना, तो आपको ये फॉर्मेट याद करने की ना 50% जरूरत रहेगी, कि आपको बस नजर के सामने से निकालना है इन फॉर्मेट को कि हाँ ये ऐसे बनता है, अगर आप मीनिंग को अच्छे से समझ लेते हैं तो। ठीक है, तो भाई ये कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बहुत ज्यादा जरूरी है। दे आर स्टिल टू कम, है ना, वे अभी आने को हैं। दे आर स्टिल, या फिर येट टू कम, वे अभी आने को है। जब आपका ऐसा फॉर्मेट आ रहा है, सब्जेक्ट प्लस में इज एम आर, और उसके बाद में स्टिल येट देगा, और टू प्लस में फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब की बात होगी, तो आपको येट का यूज करना है, स्टिल का यूज नहीं करना है। मीनिंग देखना क्या निकल रहा है, दे आर येट टू कम, वे अभी आने को ही है ना। दे आर येट टू कम, वे आने को हैं, यानी अभी आए नहीं है, वो काम हुआ नहीं है, वो काम अभी होना है। और ऐसा सेंस कौन सा आपको वर्ड देता है, येट देता है, स्टिल नहीं देता। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाते हैं हम।
नेक्स्ट है हमारा द फाइनल डिसीजन इज येट या फिर स्टिल टू बी मेड। जो फाइनल डिसीजन है वो भी अभी भी बनाने को है, कि अभी भी फाइनल डिसीजन नहीं हुआ है। यानी कोई काम जो नहीं हुआ है, होने को है, उसमें हम किसका यूज करते हैं, येट का यूज करते हैं, स्टिल का यूज नहीं करते हैं। अब आप खुद जरा सोचो, क्या आपने अगर मीनिंग को समझ लिया तो क्या आपको ये फॉर्मेट याद करने की जरूरत है ना, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस येट आएगा, उसके बाद टू आएगा, फिर प्लस में फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आएगा, क्या ऐसा कुछ याद करने की जरूरत है, नहीं, क्योंकि आपने मीनिंग समझ लिया। येट किसका मीनिंग दे रहा है, जो फाइनल डिसीजन है अभी भी लेना बाकी है, इज येट टू बी मेड अभी भी बनाने को है, यानी कोई काम है जो हुआ नहीं है। ये कौन सा सेंस देता है वर्ड, तो आपका येट देता है, स्टिल नहीं देता है। ठीक है, तो नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। हमारे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा इनफ का। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट किसका है, इनफ का। मैं आपको बताऊंगी 2024-23 है ना, इन एग्जाम में ना इनफ ये जो वर्ड है इसका बहुत ज्यादा यूज हुआ है, तो इसको थोड़ा कायदे से अच्छे से समझना। अच्छे अच्छे क्वेश्चन बने इस पे, इनफ वाले कॉन्सेप्ट पे, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे इनफ के। समझना, कॉन्सेप्ट नंबर फर्स्ट ये है, इनफ का यूज हम या तो प्लूरल प्लूरल थोड़ा हो जाता है, प्लूरल नाउन के साथ करेंगे, नहीं तो हम अनकाउंटेबल नाउन के साथ में करेंगे। अगर आपको कोई काउंटेबल नाउन लगा के देता है तो एरर मार्क कर देना। इनफ का यूज, पहला कॉन्सेप्ट ये है, इनफ का यूज हम या तो प्लूरल नाउन के साथ करेंगे या फिर अनकाउंटेबल नाउन के साथ में करेंगे। अगर कोई काउंटेबल नाउन लगा के देगा तो उसे काटा मार देना। चलो एग्जांपल नंबर फर्स्ट, वी हैव इनफ बुक्स फॉर ऑल द स्टूडेंट्स। हमारे पास इनफ किताबें हैं सभी स्टूडेंट्स के लिए। इनफ बुक्स, क्या यहाँ पे प्लूरल नाउन है, तो हाँ सर यहाँ पे प्लूरल नाउन है, इनफ के साथ में प्लूरल नाउन का यूज है, तो सेंटेंस आपको बिल्कुल सही है। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं, वी डोंट हैव इनफ वाटर टू फिल द टैंक। हमारे पास इनफ, इतना पानी नहीं है कि हम टंकी को भर सकें। तो इनफ के साथ में हम या तो प्लूरल नाउन का यूज करेंगे या फिर अनकाउंटेबल नाउन के साथ। वाटर हमारा अनकाउंटेबल नाउन है ना, कोई काउंटेबल नाउन के साथ यूज हुआ है क्या, नहीं, तो आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा सेंटेंस। अच्छा, वी हैव इनफ बुक फॉर ऑल द स्टूडेंट्स। हमारे पास इनफ पर्याप्त किताब है स्टूडेंट्स के लिए। अगर वो कह रहा है ना पर्याप्त किताब है, तो आपको वहां पे ना प्लूरल वर्ड का ही यूज करना पड़ेगा, है ना। पर्याप्त किताब है तो मतलब कुछ ज्यादा होगा जब भी तो वो पर्याप्त है। अगर कोई चीज एक है तो क्या पर्याप्त, तो बोल देगा वी हैव वन बुक फॉर ऑल द स्टूडेंट्स, ऐसे बोलना चाहिए था ना। इनफ लगाने का सेंस ये आया कि हमारे पास पर्याप्त किताबें हैं, ना कि पर्याप्त किताब है। अगर एक किताब होती, सिंगुलर होता, तो वो ऐसे बोल देता वी हैव वन बुक फॉर ऑल द स्टूडेंट्स, सभी स्टूडेंट्स के लिए एक किताबें हैं, एक किताब है। लेकिन वो कह रहा है हमारे पास पर्याप्त किताबें हैं सभी स्टूडेंट्स के लिए, इसे इसलिए यहाँ पे आप इनफ के साथ में प्लूरल काउंटेबल वो प्लूरल नाउन का यूज कर रहे हैं। काउंटेबल नाउन भी कह सकते, कोई दिक्कत नहीं, है ना। सिंगुलर काउंटेबल नाउन लगा के देगा ना आपको, या फिर सिंगुलर नाउन, तो उसको गलत कर देना। यहाँ पे वी हैव इनफ बुक लगा के देगा तो भी आपको गलत हो जाएगा। चलो नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ये है हमारा, नेक्स्ट ये, आप ना इसको फॉर्मेट को हटाओ, आप सीधा इससे समझो। द बॉक्स इज, आपको बताना है यहाँ पे लाइट इनफ होगा या फिर इनफ लाइट होगा टू कैरी इजीली। जो बॉक्स है मतलब इतना इतना हल्का है कि उसको इजीली कैरी किया जा सकता है। अब आप बताना यहाँ पे लाइट इनफ का यूज होगा या फिर इनफ लाइट का यूज होगा। तो मैं आपको बता दूं यहाँ पे लाइट इनफ का यूज होगा, इनफ लाइट का यूज नहीं होगा। अब क्यों नहीं होगा जरा समझते हैं मीनिंग से। द बॉक्स इज, बॉक्स क्या है, हल्का है। इज जो है आपका, इसके बाद आपका एडजेक्टिव आएगा, इसके बाद आपका क्या आएगा, बॉक्स कैसा है, लाइट है। कितना हल्का है, इनफ लाइट है, इतना हल्का है कि उसे इजीली कैरी किया जा सकता है। इसका मीनिंग ये आ रहा है ना। या फिर आप इसको कभी ऐसे नहीं बोलेंगे द बॉक्स इज इनफ, बॉक्स पर्याप्त है, बॉक्स इज इनफ पर्याप्त है। क्या पर्याप्त है, इतना लाइट है, इतना पर्याप्त लाइट है, ऐसा कोई मीनिंग नहीं आएगा। ये नॉनसेंस वाली बात कर रहा है। ये बोलेगा द बॉक्स इज लाइट, बॉक्स कैसा है, लाइट है। इनफ लाइट मतलब लाइट है कितना, इनफ, लाइट इनफ, यानी एडजेक्टिव के बाद आप इनफ का यूज कर रहे हैं, फिर टू प्लस में फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज कर रहे हैं कि बॉक्स हमारा जो है वो इतना लाइट है, लाइट इतना है कि उसको इजीली कैरी किया जा सकता है। मीनिंग से समझोगे ना तो ये आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल सही है। बाकी आप थोड़ा ना इसको 50% अपनी आंखों के सामने से गुजार लेना। एडजेक्टिव के बाद आपको इनफ का यूज करना है और उसके बाद में टू प्लस में फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब देखने को मिलेगा। एग्जामिनर क्या करेगा, वो इनफ के बाद एडजेक्टिव लगा के देगा तो वो आप गलत कर देना, है ना, कि भाई एग्जामिनर भाई साहब आपका यहाँ पे सेंटेंस गलत है। फिर से वही बात समझना, द रूम इज इनफ बिग होगा या फिर
बिग इनफ होगा टू होल्ड 50 पीपल। ये रूम जो है इतना बड़ा है कि 50 लोगों को क्या कर सकता है, हटा सकता है अपने अंदर। तो बताना जरा, द रूम इज इनफ, क्या रूम पर्याप्त है, बड़ा पर्याप्त है? ऐसा सेंस नहीं आ रहा मेरे दोस्त। ये सेंस देगा द रूम इज बिग, रूम बड़ा है, कितना, इनफ, इतना बड़ा तो है कि वो 50 लोगों को होल्ड कर सकता है। तो यहाँ पे बिग इनफ का यूज होगा। सिंपल साधारण बात बताओ ना, अगर आप ये फॉर्मेट पढ़ लेते हो ना, फॉर्मेट सिंपल बात, एडजेक्टिव के बाद इनफ का यूज होगा, ना कि इनफ के बाद एडजेक्टिव का। उसके बाद टू प्लस में फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब देखने को मिलेगा। तो आप बस मीनिंग निकालने की जरूरत नहीं, जहां आप मीनिंग वगैरह निकाल के, मीनिंग वगैरह निकाल के आप मान के चलो 30 सेकंड में क्वेश्चन सोल्व करते हैं, वहां आप 5 से 6 सेकंड में मेरे हिसाब से सोल्व कर सकते हैं। तो इसलिए मैं फॉर्मेट भी लिख के लाया हूं कि आप अच्छे से चीजों को समझे, पहले कॉन्सेप्चुअली सीख लें, उसके बाद आप उसको फॉर्मेट से याद कर ले, डायरेक्ट स्टिल वर्सेस येट का ऐसा कुछ कर दीजिएगा तो येट को मारना है, ठीक ऐसा आए समझ में। यहाँ पे एडजेक्टिव लाइट इनफ सही होगा, यहाँ पे बिग इनफ सही होगा, इनफ लाइट या फिर इनफ बिग देगा तो काटा मार दूंगा, ठीक है, ऐसे याद करना है। चलो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा ये, एडजेक्टिव है उसके बाद इनफ का यूज होगा, फिर आपको टू प्लस में फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब देखने को मिलेगा। ये बात जैसी है ना, जैसी है सेम बात हम यहाँ पढ़ चुके हैं, है ना, ये बात जैसी है सेम हम पीछे पढ़ चुके हैं। कॉन्सेप्ट यहाँ पे ये है ना, एग्जामिनर आपको इसमें वेरी लगा के देगा, जो कि यहाँ पे गलत है। आपको हमेशा एडजेक्टिव के बाद में इनफ फिर टू प्लस में फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब वाली फॉर्मेट को मेंटेन रखना है। एग्जामिनर आपको वेरी लगा के देगा, वो गलत होगा। अब थोड़ा कॉन्सेप्चुअली समझ लेते हैं क्यों। देखो, जिन चीजों के पीछे के कॉन्सेप्ट है ना, थोड़ा बहुत कि हाँ भाई लॉजिक से चीजों को समझा जा सकता है, वहां तो मैं आपको समझा रहा हूँ, लेकिन ग्रामर में कई ऐसी चीजें हैं, है ना, ग्रामर में कई ऐसी चीजें हैं जिनके पीछे का लॉजिक नहीं, बस बनाने वाले ने बना दिया कि हाँ भाई ये ऐसे ऐसे होगा। जैसे आपका आर्टिकल प्रेपोजिशन वगैरह चैप्टर हो गया। अब ये जो कॉन्सेप्ट था आर्टिकल प्रेपोजिशन के बारे में आपको बताता हूँ, तो उसमें बहुत ज्यादा लॉजिक वाली चीजें नहीं है। वहां पे आपको फिक्स दे रखा है कि हाँ भाई ठीक है, इसके साथ जब भी तो आप पढ़ते हैं फिक्स्ड प्रेपोजिशन, है ना, तो बहुत ज्यादा लॉजिक वाली चीजें नहीं है। उसने बोल दिया भाई ब्रेकफास्ट वो मील के पहले उसका आर्टिकल का यूज होगा या नहीं होगा, उसने जो बता दिया हमें वो पढ़ना है, उसके पीछे कॉन्सेप्ट हम नहीं समझ सकते, लेकिन यहाँ मीनिंग से थोड़ा समझ सकते हैं। अब देखना यहाँ पे, एक सेकेंड, हाँ अब ये ओनली ट्रू है, नॉन ट्रू है, अब इसके पीछे का मैं क्या मीनिंग, मतलब क्या लॉजिक समझाऊं। ओनली ट्रू है इसका मीनिंग मैंने आपको बता दिया, नॉन ट्रू है इसके पीछे का आपको मीनिंग बता दिया, बस सिंपल बात है ना। तो आपको जहां एक्सप्लेनेशन दे सकता हूं मैं वहां तो दे रहा हूं, लेकिन जहां पर ऐसा है ना कि भाई कोई सिर पैर नहीं बात की, बस ठीक है ये दे रखा तो ये पढ़ना, तो वहां पे मैं भी कुछ नहीं कर सकता। मैं मगर जितनी कोशिश कर सकता हूँ उतनी आपको हेल्प कर रहा हूँ। देखो, ही इज वेरी टॉल इनफ टू टच द सी, he is tall enough to touch the ceiling, है ना, he is tall, यहाँ पे एडजेक्टिव आया, वह लंबा है, कितना, इतना लंबा है कि वो सीलिंग को छू सकता है, वो छत को छू सकता है। अच्छा, अगर वो इतना लंबा है सीलिंग को छू सकता है, तो इसमें वेरी ऐसा नहीं लग रहा कि कुछ सुपर ग्लूस दे रहा है, ऐसा भी नहीं दे रहा, वह बहुत लंबा है, इतना लंबा है। अरे एक जगह तो तुम कह रहे हो कि ये बहुत लंबा है, फिर कह रहे हो पर्याप्त लंबा है कि वो सीलिंग को छू सकता है, सुपर फ्लूअस कोई मतलब नॉनसेंस वाली बातें चल रही है यहाँ पे। वह बहुत लंबा है, इतना लंबा है कि वो सीलिंग को छू सकता नहीं, वह ही इज टॉल इनफ टू टच द सीलिंग, ये आपको बिल्कुल सही होगा कि वह पर्याप्त लंबा है सीलिंग को छूने के लिए। एग्जांपल नंबर सेकंड देखना, ही इज वेरी स्ट्रॉन्ग टू लिफ्ट दिस बॉक्स, है ना, वह बहुत स्ट्रॉन्ग है, वह बहुत स्ट्रॉन्ग है इस बॉक्स को उठाने के लिए। अरे मेरे भाई या आप ऐसे बोलते हैं ही इज वेरी स्ट्रॉन्ग, वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, बस सिंपल बात। अगर आप ये कह रहे हो ना वह बहुत स्ट्रॉन्ग है इस बॉक्स को उठाने के लिए, तो आप यहाँ पे उसकी लिमिटेशन की बात कर रहे हो कि वह इतना स्ट्रॉन्ग है कि वो इस बॉक्स को उठा सकता है। ही इज वेरी स्ट्रॉन्ग की जगह ही इज इनफ, ही इज स्ट्रॉन्ग इनफ टू लिफ्ट दिस बॉक्स, वह पर्याप्त स्ट्रॉन्ग है, पर्याप्त ताकतवर है कि वो क्या कर सकता है, इस बॉक्स को उठा सकता है। वहां आप उसकी लिमिटेशन की बात करो, तो लिमिटेशन की जब आप मेरे भाई बात करोगे तो आप वेरी की जगह इनफ का यूज करोगे, है ना। ही इज इनफ स्ट्रॉन्ग टू लिफ्ट दिस बुक्स, या तो आप ऐसे बोलते हैं ही इज वेरी स्ट्रॉन्ग, तो भी आपका सही था, तो भी आपका सही था। अगर आपने बोल दिया ना ही इज वेरी स्ट्रॉन्ग टू लिफ्ट दिस बॉक्स, वह बहुत ताकतवर है इस बॉक्स को उठाने के लिए, अरे भाई जब तुम बॉक्स को उठाने की बात करें तो पर्याप्त ताकत की बात करोगे, है ना, कि वो इनफ स्ट्रॉन्ग है इस बॉक्स को उठाने के लिए। तो यहाँ पे इसलिए आपका वेरी हो जाता है गलत। ध्यान रखना फॉर्मेट वही है, एग्जामिनर अगर आपको वेरी लगा के देगा तो वो वहां पे
गलत होगा। ये चीज आप बस ध्यान रखना। आगे समझ में। चलो नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा क्वाइट का, है ना। ये दो क्वाइट होते हैं, आपके बता देता हूं मैं। एक होता है आपका क्यू क्यू आई टी ई, है ना, और एक होता है हमारा क्यू यू आई ई टी। ये वाला जो क्वाइट है ना, इसका मीनिंग होता है शांत। ही इज वेरी क्वाइट, वह बहुत शांत है ना। हल्का सा डिफरेंस है यहाँ पे ईटी और टीई का। अच्छा, ये क्वाइट जो है ना, ये मीनिंग इसका मैं क्या ही बताऊं। ये आपका एडवर्ब ऑफ मैनर है। क्या है? पहली बात तो ये एडवर्ब है। एडवर्ब में भी क्या है? एडवर्ब ऑफ मैनर है। एडवर्ब मैनर में क्या बता रहा है? हाउ मच, है ना। थोड़ा सा समझाऊंगा मैं आपको, थोड़ी बातें जान लो बस। समझाऊंगा सारी चीजों को, देखना। ये क्या करता है? चीजों को हल्का सा एग्जेगरेट करता है। ये जो आपके एडजेक्टिव वगैरह होते हैं ना, इनको हल्का सा एग्जेगरेट करता है, हल्का सा उसको बढ़ाता है। जैसे मैंने लिखता हूँ, ही इज वेरी स्मार्ट, है ना। ही इज वेरी स्मार्ट। तो इसमें क्या है ना, आप स्मार्ट आपका एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव को बढ़ाने के लिए, उसको एग्जेगरेट करने के लिए, वो कितना स्मार्ट है, वो कितना स्मार्ट है, तो आप बता रही एडवर्ब है। क्या है? एडवर्ब है। एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर रहा है, यानी ये क्या कर रहा है? एग्जेगरेट कर रहा है। कितना की स्मार्ट है, कितना एग्जेगरेट कर रहा है, उसको बढ़ा रहा है कि बहुत स्मार्ट है। ऐसे ही क्वाइट है ना आपका, वो हल्का सा एग्जेगरेट करता है ना, हल्का सा चीजों को एक्सेगरेट करता है। ये एडवर्ब ऑफ मैनर है, जो कि हाउ मच, कितने के सेंस देता है। ध्यान रखना, ये जो क्वाइट है ना आपका, ये जो क्वाइट है, ये फिक्स्ड वर्ड के साथ में यूज होता है। जैसे कि परफेक्ट हो गया, राउंड हो गया, लेफ्ट हो गया, राइट हो गया, यूनिक हो गया। समझना फिर से, ही इज क्वाइट या फिर वेरी राइट। अब समझना, अब ये जितना मैंने मसाला पढ़ा है ना, ऊपर कंफ्यूजन क्रिएट करा है, या जो भी कंफ्यूजन आपके दिमाग में आई है, वो सब क्लियर हो जाएगी। ही इज राइट, अगर वो सही है ना, अगर कोई सही है, देखो इसको ऐसे समझना। ये है आपकी प्लेट, खैर ये तो भाई बनाता, तेल में गोल बना दूंगा जादू से। बन गया ना गोल। अच्छा, अगर ये राउंड है ना, तो ये परफेक्ट राउंड है। आप इसे ऐसे नहीं बोलेंगे कि ही, ये थोड़ा सा राउंड है। ही इज वेरी राउंड, वो ज्यादा राउंड है। ये जो कुछ वर्ड्स होते हैं, इनको आप ये नहीं कह सकते कि ये थोड़ा सा राउंड है। जैसे कोई चीज गर्म है, तो वो गर्म है, थोड़ी सी है, ज्यादा सी है, सबसे गर्म है। कोई चीज लंबी है, तो थोड़ी सी लंबी है, ज्यादा सी लंबी है, या सबसे लंबी है, ऐसे कह सकते हो। लेकिन ये जो अगर सर्कल है ना, तो आप इसे कभी ऐसे नहीं कह सकते कि ये थोड़ा सा सर्कल है, ज्यादा सा सर्कल है, सबसे वैसा सर्कल है, नहीं। इसी तरीके से अगर कोई चीज परफेक्ट है ना, तो वो परफेक्ट है ना। अगर कोई चीज गोल है, राउंड है, तो वो राउंड है। अगर आपको लेफ्ट टर्न करना है, तो लेफ्ट टर्न करना है। ये नहीं कहोगे स्लाइड लेफ्ट टर्न करो, ऐसा नहीं। कोई चीज राइट है, कोई चीज सही है, तो सही है। कोई चीज यूनिक है, तो ऐसे नहीं कहोगे कि वो थोड़ी सी यूनिक है, ज्यादा सी यूनिक है, नहीं। यूनिक यूनिक है। इसलिए ना, इन सारे वर्ड के साथ में हम ये जो ऐसे वर्ड होते हैं ना, जो राइट है तो राइट है ना, कोई यूनिक है तो यूनिक है, कोई चीज परफेक्ट है तो राउंड है, ऐसा है तो है ना। राउंड है तो राउंड है, उसमें थोड़ा सा ज्यादा सा नहीं। परफेक्ट है तो परफेक्ट, कंप्लीट है तो कंप्लीट है ना। अब कंप्लीट में नहीं बोलोगे इसको ऐसे कि वो थोड़ा सा कंप्लीट है, ज्यादा से कंप्लीट है, ऐसा नहीं बोलेंगे। कोई चीज कंप्लीट मतलब फिनिश, परफेक्ट, राउंड, ऐसा। तो ऐसे ये होते हैं नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव, जिनको मापा नहीं जा सकता। नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव को मापने के लिए, उसको एग्जीगरेट करने के लिए, हल्का सा एग्जीगरेट करने के लिए हम क्वाइट वर्ड का यूज करते हैं। वेरी या मच या मोस्ट किसी का यूज नहीं करते। ही इज राइट, अगर वो सही है तो वो सही है। ये आपका हो गया एडजेक्टिव। एडजेक्टिव इसको मॉडिफाई करने के लिए आप क्वाइट का यूज करेंगे। एडजेक्टिव यूज को करने के लिए आप क्वाइट का यूज करेंगे। आप देखेंगे ना, इसकी डिग्री भी नहीं बनती, इसलिए नॉन ग्रेडेबल, इसको मापा नहीं जा सकता। राइट, राइटर, राइटेस्ट नहीं, राइट, मोर राइट नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। ये एक नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव है। राइट मतलब कंप्लीट राइट, थोड़ा सा ना आए, थोड़ा सा ना पाए, ऐसा। ठीक है, तो इनको हल्का सा एग्जीगरेट करने के लिए क्वाइट वर्ड का यूज करते हैं, है ना। वेरी मच, मोस्ट कुछ आए तो उसको गलत कर देना। एग्जांपल, ही इज क्वाइट या फिर वेरी श्योर अबाउट द आंसर। अगर कोई आंसर के बारे में श्योर है ना, तो वहां पे 100% की बात आ जाती है। जब 100% की बात आ जाती है, तो नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव है। कोई चीज श्योर है, कोई चीज कंप्लीट है, तो कंप्लीट है ना। ये एक नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव है, जिसको एग्जीगरेट करने के लिए हम
क्वाइट वर्ड का यूज करते हैं, वेरी का यूज नहीं करते, है ना। हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं, ही इज श्योर अबाउट द आंसर, वो आंसर के लिए श्योर है हम। लेकिन अगर यहाँ पे एडवर्ब की मांग है ना, तो यहाँ पे आप क्वाइट का यूज करेंगे, ना कि वेरी या ना फिर मच या फिर मोस्ट, किसी का यूज नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ क्वाइट का यूज करेंगे, ठीक है। कंक्लूजन की बात बता देता हूँ, कंक्लूजन की बात, ये जो क्वाइट वर्ड है ना, क्वाइट वर्ड है ना, ये एक नॉन रिलेटेबल एडजेक्टिव के साथ में आता है, जो कि हमारे होते हैं जैसे परफेक्ट, राउंड, लेफ्ट, राइट, यूनिक, कंप्लीट, है ना, या फिर श्योर हो गया। तो ये सारी चीजें परफेक्ट ही कंप्लीट है, इनको मापा नहीं जा सकता। अगर इनके साथ में एडवर्ब का यूज करना है तो आप क्वाइट एडवर्ब का यूज करेंगे, बस सिंपल सी बात ये थी। नेक्स्ट आ जाता है कॉन्सेप्ट हमारा फास्ट वर्सेस फास्टली का, फास्ट वर्सेस फास्टली का। जानना जरा फास्ट के बारे में। फास्ट है ना हमारा, वो एडजेक्टिव का भी काम करता है, वो एडवर्ब का भी काम करता है, ध्यान रखना। फास्ट हमारा वर्ड जो है वो एडजेक्टिव का भी काम करता है, वो एडवर्ब का भी काम करता है। इस तरीके से एडजेक्टिव का काम करता है, जरा देखना। ही इज अ फास्ट रनर, वह एक तेज रनर है। ए आपका आर्टिकल, आर्टिकल के बाद आपका क्या आ गया, नाउन आ गया। वो रनर कैसा है, फास्ट है, तो ये आपका क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया, नाउन को मॉडिफाई कर रहा है। और फास्ट वर्ड जो है हमारा एक एडवर्ब की तरह भी काम करता है, कैसे, ही रन्स वेरी फास्ट, ही रन्स वेरी फास्ट, है ना। इसको मैं और समझाने के लिए ऐसा लिखता हूँ, ही रन्स स्लोली या फिर स्लो। अच्छा अब जरा देखना, इसका बताना, ही रन्स स्लोली या फिर स्लो, कौन सा यूज होगा। तो आप बोलोगे सर ही रन्स, वह दौड़ता है, ये आपका क्या हो गया, वर्ब। वो कैसे दौड़ता है, हाउ, हाउ का आंसर देने वाला वर्ड हमारा स्लोली होता है, क्या होता है, एडवर्ब होता है ना। और अगर आप बोलोगे ही रन्स स्लो, तो सर ये तो गलत है, ये हमारा क्या है, एडजेक्टिव है ना। ही इज स्लो, प्रोनाउन तो आप मॉडिफाई करते हो स्लो बोल के, लेकिन ही इज स्लोली एडवर्ब ऐसे नहीं बोलोगे। ही रन्स स्लोली आप एडवर्ब का यूज करेंगे वर्ब को मॉडिफाई करने के लिए, क्योंकि स्लो हमारा वर्ब जो वर्ड है वो हमारा क्या है, एडजेक्टिव है। अब बताना यहाँ पे क्या, ही रन्स फास्ट हो या फास्टली होगा, तो आप बोलोगे सर ही रन्स फास्टली होगा। और मैं आपको बता दूं यहाँ पे ये टॉपिक हो जाता है गलत आपका। फास्टली जैसा कोई वर्ड भी एग्जिस्ट नहीं करता है इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर, फास्टली जैसा कोई वर्ड एग्जिस्ट नहीं करता है इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर। अगर आपको एडवर्ब का यूज करना है तो भी आप फास्ट का यूज करेंगे, अगर आपको एडजेक्टिव का यूज करना है तो भी आप फास्ट का ही यूज करेंगे। ही रन्स फास्ट, यहाँ पे फास्टली जैसा कोई वर्ड एग्जिस्ट नहीं करता है आपके इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर। तो ये था आज की क्लास का लास्ट कॉन्सेप्ट। उम्मीद करता हूँ आपके कॉन्सेप्ट आज की क्लास में अच्छे से क्लियर हुए होंगे। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हुए, अगर आपको अच्छे से समझ में आया, तो एक कमेंट करके जरूर जाएं, धन्यवाद। ठीक है, धन्यवाद कमेंट नहीं करना है आपको, ये कमेंट करना है कि अच्छे से समझ में आया। धन्यवाद मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप मन लगा के पढ़ रहे हैं।